हेलो दोस्तों, मैं कमलेश मौर्य स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कमलेश मैथ एंड फिजिक्स पर। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को आप लोग खतरनाक तरीके से कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो फिजिक्स में जो गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग है उसके बारे में आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग में भी आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं कि अगर कोई अनंत लंबाई का तार है, अगर कोई अनंत लंबाई का तार है तो अनंत लंबाई के तार के कारण अगर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अगर फार्मूला पूछे आप लोगों से, तो आप लोग इस फार्मूले का डेरिवेशन किस प्रकार से करेंगे उसी चीज के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक ना? तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा मैक्सिमम लोगों के पास, और जो नए बच्चे वो वीडियो को आप लोग लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। और यहाँ पे आज के क्लास में हम लोग गॉस के प्रमेय के बारे में चर्चा करते हैं। तो गॉस के प्रमेय तो मैंने आप लोग को इसकी पहली क्लास में प्रूव करा दिया था, और आज हम लोग प्रूव करते हैं कि अनंत लंबाई का कोई तार है। यहाँ पे ध्यान से देखिए आप लोग, यहाँ पे अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप लोग को क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले देखिए आप लोग, यहाँ पे एक तार है, इस तार की लंबाई मान लीजिए अनंत है, और यहाँ पे क्या है कि जो ये तार, इस तार से स्मॉल आर दूरी पर यह मान लीजिए बिंदु P है। इस बिंदु P पे आप लोग को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करना है, निकालना है। यह तार है, यह तार की लंबाई क्या है, अनंत लंबाई का तार है। अनंत लंबाई के तार की वजह से इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप लोग को निकालना है। तो आप लोग कैसे निकालोगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो आप लोग अगर इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो अगर आप लोग गॉस के प्रमेय को लगाना चाहते हो तो गॉस के प्रमेय हम लोग कब लगा सकते हैं? गॉस के प्रमेय अगर हम लोग लगाना चाहते हैं तो जो पृष्ठ होनी चाहिए वो क्लोज होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो बिंदु P है, जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग को निकालना है, उस बिंदु को लेते हुए हम लोग एक गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे। गॉसियन पृष्ठ मैंने बताया था क्या होता है, एक काल्पनिक पृष्ठ होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग क्या कहे हैं कि मान लीजिए कि यह कोई क्या है, यह तार है, और यह तार क्या, अनंत लंबाई का तार है। और अनंत लंबाई के तार की वजह से मान लीजिए इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो इस बिंदु को लेते हुए मैं क्या करूंगा, इसके चारों ओर एक प्रकार से यहाँ पे क्या करूंगा, एक पृष्ठ बनाऊंगा। तो जो यह पृष्ठ बनेगा, यह पृष्ठ कैसा पृष्ठ होगा, काल्पनिक एक पृष्ठ है। इस पृष्ठ को हम लोग क्या कहेंगे, गॉसियन पृष्ठ कहेंगे। तो इस प्रकार से बनने वाला पृष्ठ होगा। इसके ऊपर से हम लोग बनाएंगे और इसके नीचे से इस प्रकार से बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, जो यहाँ पे मैं बनाया हूं, यह क्या, एक गॉसियन पृष्ठ बना हुआ है। ठीक है ना? और यह गॉसियन पृष्ठ किस तरीके का दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, तो यह एक बेलन के तरीके से दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे अनंत लंबाई के तार की वजह से जो गॉसियन पृष्ठ आप लोग को दिखाई दे रहा है वह क्या है, तो आप लोग कहने वाले हो कि एक बेलनाकार आकृति है। तो यहाँ पे देखिए एक चीज और मैं आप लोग को बताता हूँ, रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, तो एकांक लंबाई पर जो आवेश वितरित होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग लिखे हैं रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, तो आप कह सकते हो किसी तार के प्रति एकांक लंबाई पर जो आवेश की मात्रा वितरित होती है या जो आवेश होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। और रेखीय आवेश घनत्व को हम लोग किससे लिखते हैं, लैम्डा से लिखते हैं। इसका लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एल। अगर लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल होता है, इसका मतलब क्यू इक्वल टू क्या होगा, देखिए अगर यहाँ से क्यू का मान निकालना है तो लैम्डा का मल्टीप्लाई किसमें कर लीजिए, एल में। इसका मतलब क्यू इक्वल टू लैम्डा एल हो जाएगा। और यहाँ पे दो आप लोगों को फिगर दिखाई दे रहा है, इस फिगर को आप लोग देख पा रहे हो क्या? मैंने क्या किया है कि जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना था उस बिंदु को लेते हुए मैंने एक गॉसियन पृष्ठ बना दिया है। और जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है उस बिंदु पर अगर पूछो आप लोग से, बताइए कि जो वैद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा क्या होगा, और जो उस बिंदु पर एरिया वेक्टर क्या होगा, तब क्या बताओगे? ध्यान से देखिए, जो बिंदु P है उस बिंदु P पर मैंने क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंट लिया हूं, और इस छोटे से एलिमेंट का आप लोग कह सकते हो जो क्षेत्रफल है, यहाँ पे तो आप लोग को छोटा सा एलिमेंट दिखाई दे रहा है, इसका क्षेत्रफल को आप लोग मान लीजिए क्या है, DA है। और अगर पूछो आप लोग से कि बताइए कि जो बिंदु P है, इस बिंदु P पर अगर पूछो आप लोग से वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो बताओगे इस तार पे कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है। इसका मतलब यहाँ पे इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस साइड में होने वाली है। और इस बिंदु पर अगर पूछो एरिया वेक्टर भी क्या होगा, आप बताओगे इस साइड में होगा। इसका मतलब आप लोग कह सकते हो कि जो एरिया वेक्टर है और जो वैद्युत क्षेत्र है उसके बीच में जो बनने वाला कोण है वह कितना बनेगा। यहाँ पे अगर पूछो थीटा का मान कितना होगा, बताओ थीटा इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे एरिया वेक्टर जो है और जो वैद्युत क्षेत्र दोनों की दिशा सेम है, और जब दोनों की दिशा सेम, इसका मतलब थीटा का मान कितना होगा, 0 डिग्री हो जाएगा। अब उसी तरीके से जिस प्रकार से मैंने क्या किया, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लिया हूं, उसी प्रकार से यहाँ पे नीचे और ऊपर मैंने क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया हूं। अगर मैं नीचे देखूं तो यहाँ पे जो छोटा सा एलिमेंट है, इस एलिमेंट पे अगर पूछूं बताइए आप लोग कि जो एरिया वेक्टर क्या होगा, तब बताओगे। अगर इस प्रकार से पृष्ठ है तो इसका एरिया वेक्टर नीचे की ओर होने वाला है, तो यहाँ पे एरिया वेक्टर कितना है, DA है।
और इस बिंदु पर अगर पूछो वैद्युत क्षेत्र की दिशा कितना होगा बताओगे, इस साइड में होगा। और यहाँ पे अगर पूछो थीटा का मान कितना होगा बताओगे, थीटा इक्वल टू क्या, अब बताओगे 90 डिग्री होगा। यहाँ पे थीटा क्या होगा बताओगे, 90 डिग्री होगा। सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी देखो आप लोग, तो यहाँ पे भी थीटा का मान कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, इस गॉसियन पृष्ठ से, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो जो गॉसियन पृष्ठ है, इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान मैं निकालना चाह रहा हूं अभी। तो फ्लक्स का मान कैसे निकालोगे आप लोग, तो देखो यहाँ पे मैं बातें लिखा हूं, यहाँ पे लिखा हूं माना चालक से स्मॉल आर दूरी पर बिंदु कैपिटल पी है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग को ज्ञात करनी है। अब यहाँ पे वक्र पृष्ठ के ऊपर तथा नीचे समतल सतहों से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा। मतलब जो यह वक्र पृष्ठ है, जैसे मान लीजिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, यह बेलन मान लीजिए है, तो यह बेलन का क्या होगा, वक्र पृष्ठ होगा। और जो ऊपर और नीचे देखो आप लोग, तो यह समतल दिखाई दे रहा है, प्लेन दिखाई दे रहा है, क्या बोलो, यह सब दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले मैं जो ऊपर है, इसके ऊपर वैद्युत फ्लक्स निकालना चाहता हूं, और जो यह पृष्ठ है, इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स मैं निकालना चाह रहा हूं। तो अगर मैं ऊपर और नीचे का विद्युत फ्लक्स पूछूं आप लोग से क्या होगा, तो आप लोग क्या बताओगे। तो यहाँ पे देखिए वक्र पृष्ठ के ऊपर तथा नीचे की सतह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, शून्य होगा। आप लोगों के दिमाग में यह प्रश्न उठना चाहिए कि क्यों विद्युत फ्लक्स का मान 0 हो जा रहा है। तो यहाँ पे मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जैसे मान लीजिए कि जो यह पृष्ठ है, तो इस पृष्ठ के लिए जो एरिया वेक्टर होगा ऊपर की ओर होने वाला है, और जो वैद्युत क्षेत्र इसकी दिशा इधर होगा। इसका मतलब थीटा कितना बनेगा, 90 डिग्री। देखो यहाँ पे मैं बनाया हूं आप लोग, थीटा 90 डिग्री है, नीचे भी थीटा कितना है, 90 डिग्री है। और हम लोग को पता है कि जो विद्युत फ्लक्स होता है उसका फार्मूला क्या होता है, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर क्या होता है, डीए होता है। और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू आप लोग को अच्छे तरीके से पता है, ए बी कॉस थीटा होता है। उस फार्मूले से इसको लिखोगे तो यह लिख सकते हो, ई डी ए कॉस थीटा लिख सकते हो। और यहाँ पे थीटा का मान कितना है, ऊपर और नीचे देखो आप लोग, तो थीटा का मान 90 डिग्री है, और कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है। जब यहाँ पे थीटा की जगह 90 डिग्री रखोगे आप लोग, कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। इसका मतलब यहाँ पे फ्लक्स का मान कितना आ गया, 0 आ गया। मतलब आप कह सकते हो जो गॉसियन पृष्ठ है उसके ऊपर, ये आप कह सकते हो कि जो यह गॉसियन पृष्ठ के ऊपर जो प्लेन है, और यहाँ पे जो वक्र पृष्ठ के नीचे जो प्लेन है, इसके वजह से जो वैद्युत फ्लक्स का मान आएगा वो 0 आ जाएगा, जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिखाया है। अब मैं क्या करना चाहता हूं, अब मैं यह करना चाह रहा हूं कि जो यह गॉसियन, अरे क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठ है, इस वक्र पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कितना फ्लक्स होगा। तो यहाँ पे मैं लिखा हूं बेलन के वक्र पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, और यहाँ पे फाई ई। अगर वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला आपको पता ही है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट, यहाँ वेक्टर डीए हो गया है, और इसको आप लोग लिख सकते हो ई डीए कॉस थीटा। और यहाँ पे अगर पूछो थीटा का मान कितना है, तो बताओगे थीटा का मान 0 डिग्री है। तो यहाँ पे क्या करोगे, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री रखोगे, और कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, ई, और यहाँ पे डी ए। और यहाँ पे अगर पूछो आप लोगों से कि यहाँ पे ए क्या है, अगर यहाँ पे मैं इस तरीके से इसको मैं बताना चाहूँ आप लोगों को, यहाँ पे मैं क्या करना चाहूँ, देखिए यहाँ पे ई क्या है, कांस्टेंट है, तो ई को तो आप लोग बाहर निकाल लोगे, और इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, डीए होगा। यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीए, और इक्वल टू यहाँ पे cos 0 डिग्री का मान तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ डीए का मान क्या होगा। यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट आप लिए हो, इस प्रकार से छोटे से एलिमेंट को जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ, इस प्रकार से आप लोग देखोगे जो गॉसियन पृष्ठ है उसका वक्र पृष्ठ बन जाएगा। और जब गॉसियन पृष्ठ बनेगा, या जो गॉसियन पृष्ठ का जो वक्र पृष्ठ आएगा, वो अगर पूछो किस तरीके का है, तो बताओगे बेलन के तरीके से। और जो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर एल होता है। क्या होता है, 2 पाई आर एल होता है। बात समझ पा रहे हो। यहाँ पे जो क्या कहते हैं बेलन होता है, क्योंकि गॉसियन पृष्ठ किसके आकार का है, बेलन के आकार का है। इसका मतलब अगर पूछो कि जो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है वह कितना होता है, 2 पाई आर होता है। इसका मतलब यहाँ पे जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा, डी ए का इंटीग्रेशन करूंगा, इसका मतलब ए आएगा। ए क्या है, तो आप बताओगे कि जो बेलन है, इस बेलन का वक्र पृष्ठ है, और बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है, 2 पाई आर एल होता है। इसी वजह से मैं क्या करूंगा, जो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए है इसकी जगह 2 पाई आर एल लिखने वाला हूं। अब देखिए यहाँ पे जो डी ए है उसकी जगह 2 पाई आर एल लिखा हूं, और cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, और ई क्या है, कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल लो आप लोग। इसका मतलब आप लोग कह सकते हो कि जो बेलन है, इस बेलन के वक्र पृष्ठ के द्वारा जो गुजरने वाला फ्लक्स का मान कितना होगा, तब बताओगे इतना होगा। अब अगर पूछो आप लोग संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के द्वारा कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, तो जब संपूर्ण की वजह से गॉसियन क्या कहते हो वैद्युत फ्लक्स निकालना है, इसका मतलब वक्र पृष्ठ के द्वारा वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। जो ऊपर और नीचे प्लेन दिखाई दे रहा है उसके द्वारा वैद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा। तो ऊपर और नीचे वैद्युत फ्लक्स का मान कितना है, 0 है। बस आप लोगों को क्या करना है, तो जब संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के द्वारा वैद्युत फ्लक्स निकालोगे, मतलब यह तो 0 हो गया है, और इस बस इसके वजह से ही आप लोग देख पा रहे हो फ्लक्स का मान निकालना है आप लोगों को। तो वैद्युत फ्लक्स का मान यहाँ देखो फाई इक्वल टू वेक्टर ई
नहीं, ई और इंटू में 2 पाई आर एल हो जाएगा। और हम लोग गॉस की प्रमेय पढ़ चुके हैं। गॉस की प्रमेय क्या कहती है कि अगर कोई बंद पृष्ठ है तो उस बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होता है कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। तो गॉस की प्रमेय से मैं लिख सकता हूँ फाई इक्वल टू Q/ε0 होगा। और Q क्या है, तो Q का मान कैसे निकाल सकते हो, देखो Q इक्वल टू लैम्डा एल होता है कि नहीं, इसका मतलब यहाँ पे लैम्डा एल अपान Q 0 हो जाएगा। यह क्या निकालो, यह गॉस की प्रमेय के द्वारा विद्युत फ्लक्स का मान है। और जब हम लोग निकाले तो विद्युत फ्लक्स का मान इतना निकला हुआ है, जो यह विद्युत फ्लक्स का मान है और जो यह विद्युत फ्लक्स का मान है, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो समीकरण 1 और 2 से आप लोग क्या कर सकते हो, बराबर कर सकते हो। और यहां से आप लोग क्या करोगे, एल से एल को खत्म कर दोगे। इसका मतलब ई इंटू में 2 पाई आर इक्वल टू लैम्डा इंटू एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। या ई इक्वल टू निकालोगे तो क्या होगा, यहाँ पे 2 पाई आर है तो इसका मतलब 2 पाई और यहाँ पे एप्सिलॉन 0, इसका मतलब 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। लैम्डा है और यहाँ पे आर इधर जाएगा तो लैम्डा बटे आर। मैं क्या किया हूँ, ऊपर और नीचे 2 से गुणा कर दो, 2 से गुणा करो तो इसका मतलब यहाँ पे 2 लैम्डा हो जाएगा और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो इसका मतलब 4 पाई एप्सिलॉन 0। अब देखने के बाद आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, ठीक ना। इस प्रकार से आप लोगों को क्या करना है कि अनंत लंबाई के तार की वजह से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला होता है उसका डेरिवेशन करना होता है, ठीक ना। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करना आप लोग, और जितने भी आप लोगों के पास ग्रुप हैं उन ग्रुपों में इस वीडियो को आप लोग शेयर करना और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।